हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अफेयर्स एल्केमी। आज 5 मई 2026 है और आज 5 मई के जितने भी करंट अफेयर्स से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो सब आज हम डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन होगा, इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 मई, ऑप्शन बी 4 मई, ऑप्शन सी 5 जून, ऑप्शन डी 15 अगस्त। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 4 मई। तो इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे जो है हर साल 4 मई को मनाया जाता है। यह जो दिन है, जो फायर फाइटर्स हैं उनके साहस को, समर्पण को, बलिदान को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है, जो लोगों की जान और संपत्ति की रक्षा करते हैं। और इस दिन की जो 4 मई की जो दिन है, इसका जो सेंट फ्लोरिन है, जिन्हें फायर फाइटर्स के संरक्षक संत भी माना जाता है, उनसे इसका लिंक माना गया है। तो जो इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1999 के अंदर, 1999 के अंदर। अगर इसकी एक हिस्ट्री की अगर हम बात करें क्यों मनाया गया, इसकी एक हिस्ट्री है कि 1998 के अंदर जो ऑस्ट्रेलिया में जो विक्टोरिया है, वहाँ एक दुर्घटना, बहुत ही एक ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ था, जहाँ पे 5 जो फायर फाइटर्स थे उन्होंने अपनी जान गंवा दी थी वाइल्ड फायर से लड़ते हुए। तो उनकी याद में जो इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे है वो मनाया जाने लगा हर साल। तो हर साल फिर 4 मई 1999 से इसकी शुरुआत हुई। उसके बाद हर साल 4 मई को जो इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए अश्विनी वैष्णव, ऑप्शन बी प्रसून जोशी, ऑप्शन सी गौरव द्विवेदी, ऑप्शन डी नवनीत सहगल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्रसून जोशी। तो अभी हाल ही में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रसून जोशी को। तो प्रसून जोशी को मई 2026 में प्रसार भारती का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा की गई है, जिससे सार्वजनिक प्रसारक में नेतृत्व की कमी पूरी हुई। प्रसार भारती भारत का सार्वजनिक सेवा प्रशासक है, जो ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन का संचालन करता है। तो अब तो नए जो चेयरपर्सन है प्रसार भारती के वो कौन है? प्रसून जोशी हैं। किसने अपॉइंट किया है? उन्हें अपॉइंट किया है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मतलब सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा उनकी नियुक्ति की गई है। अगर हम इनकी पहले के अगर हम इनका कुछ बैकग्राउंड देखें तो ये पहले चेयरपर्सन रह चुके हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के, CBFC के 2017 से। और इससे पहले ये CEO रह चुके हैं मैककेन के वर्ल्ड ग्रुप इंडिया, और चेयरमैन रह चुके हैं एशिया पैसिफिक डिवीज़न के, और ट्रस्टी भी रह चुके हैं इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स के। और एक ये रिनोड अच्छे जाने माने लिरिक्स्ट भी हैं। तो प्रसून जोशी हैं, ये उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड था। अब प्रसार भारती के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो प्रसार भारती है वो प्रसार भारती एक्ट के तहत 1990 के अंदर स्थापित किया गया, और ये ऑपरेशनल अभी तक 1997 से अभी तक ये ऑपरेशनल है। और प्रसार भारती है वो एक जो है पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है, मतलब सार्वजनिक प्रसारक है। आप कह सकते हैं इसको सार्वजनिक सेवा प्रसारक है। तो इसके जो की डिवीजन्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर 2 आती हैं कि एक तो ऑल इंडिया रेडियो है, एक दूरदर्शन है। तो ऑल इंडिया रेडियो जो है लार्जेस्ट रेडियो नेटवर्क भारत का, जो मल्टीपल लैंग्वेजेस के अंदर ऑपरेट होता है। और दूरदर्शन जो है वो क्या करता है? ये न्यूज़, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन और कल्चरल प्रोग्राम ही अपने चैनल दूरदर्शन पे दिखाता है, जो कि ऑफिशियल हो। जो प्रसार भारती जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। तो प्रसार भारती के नए अध्यक्ष रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रसून जोशी को। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, हाल ही में भारत ने सबसे बड़ा अंडर वाटर तिरंगा प्रदर्शित कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कहाँ बनाया है? ऑप्शन ए मरीना बीच, ऑप्शन बी राधानगर बीच, ऑप्शन सी बागा बीच, ऑप्शन डी कोवलम बीच। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी राधानगर बीच। तो जो ये राधानगर बीच है वो कहाँ है? जो राधानगर बीच है वो है अंडमान निकोबार आइलैंड पे। तो भारत ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के राधानगर बीच पर सबसे बड़ा अंडर वाटर
तिरंगे का प्रदर्शन कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस पहल का उद्देश्य देशभक्ति के साथ साथ समुद्री पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना है। तो राधानगर बीच कहाँ है? वो है अंडमान निकोबार आइलैंड पे। जो अभी हम कह रहे हैं कि सबसे बड़ा तिरंगा फहराया गया, तो तिरंगा जो सबसे बड़ा है तो उसकी जो साइज़ है वो क्या है? वो है 60x40, 60 की लंबाई है और 40 की उसकी चौड़ाई है मीटर। 60 मीटर तो लंबा है और 40 मीटर की उसकी चौड़ाई है। अब जो ये जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, इसके अंदर जो की पार्टिसिपेंट्स थे हमारे, मतलब किस किस ने हिस्सा लिया, किस किस की ज़्यादातर भागीदारी से अंडर वाटर तिरंगा प्रदर्शन के अंदर, तो इसके अंदर रहा अंडमान निकोबार पुलिस रही और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रहा, इंडियन नेवी रही और इंडियन कोस्ट गार्ड भी इसके अंदर शामिल था। और इसके साथ साथ जो स्कूबा डाइवर थे वो भी इसके अंदर शामिल थे, इनकी मेन भागीदारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने गुजरात के एक प्रमुख राजमार्ग पर पहला बैरियर फ्री टोलिंग सिस्टम किस नाम से शुरू किया है? ऑप्शन ए फास्ट टैग प्लस, ऑप्शन बी फ्री फ्लो टोलिंग, ऑप्शन सी स्मार्ट टोल इंडिया, ऑप्शन डी डिजिटल टोल पास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी फ्री फ्लो टोलिंग। तो भारत ने गुजरात के प्रमुख हाईवे पर फ्री फ्लो टोलिंग प्रणाली शुरू की है, जिसमें वाहनों को टोल प्लाजा पर रुकने की आवश्यकता नहीं होती। कैमरा और सेंसर की मदद से वाहन की पहचान कर स्वयं टोल शुल्क काट लिया जाता है। इससे यातायात सुगम होता है, समय की बचत होती है और ईंधन में खपत भी कम होती है। तो फर्स्ट जो बैरियर फ्री टोलिंग सिस्टम कहाँ शुरू हुआ है? गुजरात में। जो मुख्य हाईवे, जो प्रमुख हाईवे की बात कर रहे हैं, वो प्रमुख हाईवे है नेशनल हाईवे 48। ये कौन सा हाईवे है? ये सूरत और भरूच के बीच का हाईवे है। और इसके ऊपर जो टोल प्लाजा है वो है चौरासी टोल प्लाजा है। वहाँ पे इसका जो ये पहला जो टोल फ्री टोलिंग सिस्टम ये शुरू किया है, 84 जो टोल प्लाजा है वहाँ पे इसका शुरुआत की गई है। और इस सिस्टम का नाम है मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम। इसके अंदर क्या क्या टेक्नोलॉजीज यूज़ की गई हैं? इसके अंदर एक ANPR टेक्नोलॉजी यूज़ की है, जिसके ANPR का मतलब होता है द ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन, मतलब जिससे कि जो व्हीकल का नंबर प्लेट है वो कैप्चर कर लिया जाएगा ऑटोमेटिकली। और इसके अंदर दूसरी टेक्नोलॉजी यूज़ की फास्ट टैग सिस्टम, जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के लिए यूज किया जाएगा। इसके लिए एडवांटेज की अगर हम बात करें, इसके फ़ायदे क्या होंगे? इससे ट्रैफिक कम होगा, समय बचेगा और फ्यूल एफिशिएंसी जो है व्हीकल्स की वो इम्प्रूव होगी। अब इसके अंदर जो न्यू रूल्स कुछ थोड़ा और जान लेते हैं इसके बारे में। जैसे कि न्यू रूल्स आए हैं फास्ट टैग के यूज़र्स के लिए, और एक ई नोटिस सिस्टम भी इसके अंदर आया। तो जो यूज़र्स हैं तो उन्हें एक मिनिमम, इसके तहत क्या है कि यूज़र्स को एक मिनिमम बैलेंस जो है मेंटेन करके रखना होगा फास्टैग अकाउंट के अंदर। अगर मान लो अगर लो बैलेंस है या इनवैलिड और नॉन फंक्शनल फास्टैग है, जो फास्टैग काम नहीं कर रहा है या फिर इनवैलिड है या फिर दूसरी चीज़ है लो बैलेंस है, तो उन्हें एक इलेक्ट्रॉनिक नोटिस इशू किया जाएगा और इस इलेक्ट्रॉनिक नोटिस में फ़ाइन दिया जाएगा। और इस इलेक्ट्रॉनिक नोटिस की पेमेंट जो है 72 आवर्स के अंदर करनी होगी। अगर नहीं कर पाए तो इसका जो चार्ज है जो दिया गया है वो डबल हो जाएगा। अगर लगातार हम नॉन पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट कर ही नहीं रहे हैं, तो इससे क्या होगा, जो हमारा फास्टैग होगा वो भी ब्लैक लिस्ट हो सकता है। तो याद रखना कि गुजरात तो पहला राज्य कौन सा है जहाँ पे फ्री टोलिंग सिस्टम जो सिस्टम है वो शुरू किया गया, वो है गुजरात के अंदर। कौन सी हाईवे के ऊपर? NH48 के ऊपर और 84 टोल प्लाजा पे। अगला क्वेश्चन होगा, थॉमस कप 2026 में भारत के बाहर होने के बाद किस देश ने इतिहास रचते हुए शानदार प्रदर्शन किया? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी डेनमार्क, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी चीन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी फ्रांस। तो थॉमस कप 2026 में भारत सेमीफाइनल नॉकआउट चरण में बाहर हो गया है, जबकि फ्रांस ने अपने बेहतरीन प्रदर्शन से इतिहास रच दिया है। फ्रांस की टीम ने इस टूर्नामेंट में पहली बार इतनी प्रभावशाली प्रदर्शन करते हुए वैश्विक स्तर पर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है। तो इंडिया और फ्रांस के बीच में ये फाइनल के लिए जो मैच था, इसमें इंडिया जो है 0-3 से हार गया है और बाहर हो गया है, और फ्रांस ने अपना जो स्थान है वो फाइनल के अंदर रख लिया है। अब हारा है लेकिन इंडिया
ने अपना एक ब्रॉन्ज मेडल जो है वो भी सिक्योर कर लिया था जब वो सेमीफाइनल के अंदर एंटर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया है? ऑप्शन ए 74%, ऑप्शन बी 80%, ऑप्शन सी 100%, ऑप्शन डी 51%। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 100%। तो भारत सरकार ने बीमा क्षेत्र में जो 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई को ऑटोमेटिक रूट के तहत अनुमति दी है। इससे विदेशी कंपनियों को बिना पूर्व सरकारी मंजूरी के निवेश करने में आसानी होगी। इस फैसले का उद्देश्य बीमा क्षेत्र में पूंजी प्रवाह बढ़ाना, प्रतिस्पर्धा को मजबूत करना और बीमा सेवाओं की पहुंच को व्यापक बनाना है। अगला क्वेश्चन, सिनबैक्स 2 सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए भारत और थाईलैंड, ऑप्शन बी भारत और कंबोडिया, ऑप्शन सी भारत और वियतनाम, ऑप्शन डी भारत और इंडोनेशिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी भारत और कंबोडिया। तो सिनबैक्स 2 है एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है जो भारत और कंबोडिया के बीच आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग बढ़ाना, आतंकवाद रोधी अभियानों में समन्वय सुधारना और सैन्य कौशल को मजबूत करना। तो जो ये मिलिट्री ड्रिल थी सिनबैक्स 2 इंडिया और कंबोडिया के अंदर, ये कहाँ हुई? कंबोडिया के अंदर हेल्ड हुई। कंबोडिया के कैम्पोंग सेपू प्रोविंस प्रांत जो है वहाँ इसको हेल्ड किया गया। कब हेल्ड हुआ? 4 मई 2026 को। और किस किस ने पार्टिसिपेट किया इसके अंदर? तो इसके अंदर 120 जो इंडियन आर्मी के पर्सनल्स ने भागीदारी ली। और इंडियन आर्मी की भी कौन सी रेजिमेंट थी? मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के 120 जवानों ने इसके अंदर हिस्सा लिया और 160 जवान रॉयल कमेडियन आर्मी के थे जिन्होंने इसके अंदर एक्सरसाइज मिलिट्री ड्रिल के अंदर भाग लिया। तो सिनबैक्स 2 किन दो देशों के बीच का सैन्य अभ्यास है? भारत और कंबोडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य को भारत का पहला पेपरलेस न्यायपालिका घोषित किया गया है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सिक्किम। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सिक्किम को देश का पहला पेपरलेस न्यायपालिका राज्य घोषित किया। इसका मतलब है कि वहाँ अदालतों में कागज़ के बजाय डिजिटल प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है। इस पहल से न्यायिक प्रक्रिया तेज, पारदर्शी, पर्यावरण के अनुकूल बनेगी। जो फर्स्ट पेपरलेस जुडिशरी ऑफ इंडिया कौन सी है? सिक्किम। किसने अनाउंस किया? सीजीआई सूर्यकांत ने। कब अनाउंस किया? ये नेशनल कॉन्क्लेव था टेक्नोलॉजी और जुडिशियल एजुकेशन जो कि गैंगटॉक में और हेल्ड हुआ था, उसी दौरान सीजीआई ने इसकी अनाउंसमेंट की। पेपरलेस जुडिशरी का मतलब होगा कि जैसे ई बिलिंग होगी केसेस की, डिजिटल रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंटेशन होगा, वर्चुअल हियरिंग्स मतलब जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होते हैं हियरिंग्स, सुनवाई होंगी, ऑनलाइन एक्सेस होगा जजमेंट्स का। तो भारत का पहला पेपरलेस न्यायपालिका कौन किसे घोषित किया गया है? सिक्किम को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस बीमारी के लिए व्यापक बाल देखभाल ढांचा कॉम्प्रिहेंसिव केयर फ्रेमवर्क शुरू किया है? ऑप्शन ए दमा, ऑप्शन बी कैंसर, ऑप्शन सी मधुमेह, ऑप्शन डी डेंगू। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मधुमेह। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बच्चों में बढ़ते मधुमेह के मामलों को ध्यान में रखते हुए व्यापक बाल मधुमेह देखभाल ढांचा शुरू किया। इसका उद्देश्य समय पर जांच, बेहतर उपचार, जागरूकता और बच्चों को आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है ताकि इस बीमारी को प्रभावी रूप से नियंत्रित किया जा सके। मधुमेह मतलब डायबिटीज़ के लिए जो कॉम्प्रिहेंसिव केयर फ्रेमवर्क है, व्यापक बाल देखभाल ढांचा शुरू किया गया है बच्चों के लिए। जीरो और इसमें जो उम्र रहेगी वो 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए है। अगला क्वेश्चन, भारत में किस स्थान को जलती हुई नगरी बर्निंग सिटी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए झरिया, ऑप्शन बी धनबाद, ऑप्शन सी आसनसोल, ऑप्शन डी बोकारो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए झरिया। तो झरिया को बर्निंग सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है क्योंकि यहाँ दशकों से भूमिगत कोयला खदानों में आग लगी हुई है। यह आग लगातार जलती रहती है जिससे ज़मीन धंसने और पर्यावरण प्रदूषण जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। तो बर्निंग सिटी इंडिया की कौन सी है, किसे कहा जाता है? वो झरिया। ये कहाँ है? झारखंड में है। इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ जो अंडरग्राउंड जो है कोयला जो है वो जल रहा है। और ये जो आग थी कब से स्टार्ट हुई है? 1916 से स्टार्ट हुई और टिल
आज तक ये जो आग है लगी हुई है। ये माना जाता है कि जो फायर है वो शुरू हुई थी एक ओल्ड कोल माइन के अंदर, जिसे अच्छे रूप से क्लोज नहीं किया गया था, और तब से लेके 1916 से लेके अब तक ये जो आग है लगातार लगी हुई है अंडर द ग्राउंड। तो लगभग इसको 110 साल हो गए, एक सेंचुरी आप मान के चलिए कि तब से ये आग लगातार लगी हुई है झरिया गांव, झरिया सिटी के अंदर। तो भारत की बर्निंग सिटी किसे कहा जाता है? झरिया को कहा जाता है। झरिया कहाँ है? झारखंड में। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और आगे ऐसे ही करंट अफेयर्स पे वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।